हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 2019 उत्तराखंड बोर्ड केमिस्ट्री पेपर सॉल्व। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करा चुका हूं और पार्ट 3 के बाद हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम 21 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। आज 29 तक आप ख़त्म कर देंगे हम केमिस्ट्री 2019 पेपर को। फिर इसके बाद 2018 का पेपर लेंगे हम। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर एंड कमेंट एंड लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही आपको बोर्ड्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी और आपको अच्छा स्कोर कराए बोर्ड में। दोस्तों, बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का काफ़ी मैटर करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी मैटर करता है, जिससे आपका कम से कम 60%, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, 60% आपका पुराने ही पेपरों से बन के आता है। 60% रिपीट होता है दोस्तों, सॉरी 60% रिपीट होता है दोस्तों, रिपीट होता है। दोस्तों, हम प्रश्न 20 तक का लगा चुके हैं। आज हम देखेंगे 21वां प्रश्न, और लास्ट आपका है 29 तक, वो देखने वाले हैं आज। 30 तक, सॉरी 30 तक हैं, 30 तक देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते दोस्तों प्रश्न नंबर 21 पर। 21 क्या कह रहा है प्रश्न 21? चलिए देखिए, रहा प्रश्न 21। क और ख दे रखा है, इसका अथवा वाला पार्ट भी दे रखा है दोस्तों। पहले हम क पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, और डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताइए। देखिए, तो दोस्तों, डीएनए और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, और डीएनए आरएनए का पूर्ण नाम लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका अथवा देख लेते हैं हम कि अथवा में क्या पूछा गया है। अथवा देखते हैं, एक मिनट। अथवा में दोस्तों, अथवा में और आसान पूछा गया है दोस्तों। अथवा में बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित कीजिए। और दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है। एक पिछले 3-4 साल से नहीं आया है, 3-4 साल से नहीं आया है। तो ऐसे आप जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, ऐसे कॉलम वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको मैं यहाँ कराने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन 3-4 साल से पहले नहीं आए हैं। अभी 20 में नहीं आए, 21 में पेपर हुए थे, 22 में भी नहीं आए और 23 में भी नहीं आया, तो 24 में आने के चांसेस हैं इसके। तो ऐसे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। चलते हैं, इसका आंसर देता हूँ आपको मैं, क्या है। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न 21 का उत्तर। ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका मोनोसैकराइड है। सुक्रोज है डाइसैकराइड, ग्लूकोज डाइसैकराइड है। और स्टार्च है पॉलीसैकराइड। विकृतीकरण है प्रोटीन का जैविक में संश्लेषण। क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण। और एटीपी है ऊर्जा स्थान संश्लेषण। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ऐसे क्वेश्चनों को आप लगा लीजिएगा। आपको क्योंकि 3-4 साल से नहीं आया है, इस साल आने के चांसेस हैं इसके। 3-4 साल से नहीं पूछा गया, तो इस साल आ जाए। तो अब लेते हैं हम 22वां प्रश्न। बहुत ही आसान था। तो दोस्तों, अब लेते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। दो अभिक्रियाएं दी हैं। पहली अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो सेकंड वाली हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये किसी न किसी वर्ष पूछी जाती है, और हर वर्ष में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके। 2 नंबर में अलग से भी आ जाती है रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो इनका देखते हैं, इनकी देखते हैं आंसर शीट, कैसे इनको सॉल्व करना है। चलिए, तो दोस्तों देख सकते हैं, कार्बिलिन अमीन अभिक्रिया सामने है। 22वां उत्तर कार्बिल अमीन अभिक्रिया सामने है। तो लिखा जब एनिलीन की अभिक्रिया क्षार जैसे KOH के साथ कराकर कुछ बूंदे क्लोरोफॉर्म के डालते हैं, तो दुर्गंध वाले आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कार्बिल अभिक्रिया कहलाती है। इसकी विशेषता यह केवल प्राथमिक अमीन ही दे पड़ सकता है, मतलब यह खाली 1 डिग्री अमीन देता है। ये भी गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण की तरह 1 डिग्री ही अमीन देता है। तो देखते हैं कैसी रिएक्शन है इसकी। तो देखिए, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन क्लोरोफॉर्म है। ये कोई क्षारीय QH है, जिससे बना बेंजीन आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl मुक्त हो गए, 3 जड़ के अणु निकल गए। ये है दोस्तों क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है।
क्लोरोफॉर्म होता है ये दोस्तों एनिलीन, बेंजीन के ऊपर कहीं पे आप NH2 लिखेंगे तो उससे आप एनिलीन बोलेंगे। ये है 3KOH, यानी कोई क्षार धातु। समझ गए होंगे आप रिएक्शन को। अब हम देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया अमीन बनाने की यह अत्यधिक उपयोगी विधि है। इसमें एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ किसी क्षार जैसे KOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो अमीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों कोई एमाइड है, एमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं आप कोई क्षार KOH से Br2, जिससे बन गया RNH2 और प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस जल के अणु मुक्त हो गए। दोस्तों हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को आप रट लीजिएगा क्योंकि ये आती ही है, रट लीजिए क्योंकि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आती है। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न 23। चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है, संक्रमण तथा अंतर संक्रमण तत्वों की तुलना कीजिए। मतलब D ब्लॉक एलिमेंट्स और F ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना कीजिए। F ब्लॉक एलिमेंट्स की मतलब D ब्लॉक संक्रमण और F ब्लॉक अंतर संक्रमण कहते हैं, लेकिन आपने तुलना करनी है आपने। तो तुलना कैसे करेंगे आप, अंतर लिखना है आपको, ऐसे अंतर लिखने हैं, 4 पॉइंट इसमें लिखने, 4 पॉइंट उसमें लिखने। चलिए बताता हूँ आपको अंतर कैसे लिखना है। चलिए आंसर शीट पर सीधा। दोस्तों उत्तर 23 संक्रमण एक नाम D ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरी तरफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स को आंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देखो इन्हें पहले ही पॉइंट में लिखा कि ये D ब्लॉक के तत्व हैं, ये F ब्लॉक के तत्व हैं। इनका अभिविन्यास N-1D 1 की घात 1-10 NH2 1-2 होता है। इनका होता है N-2 F 1-14 N1-D 1-2 NS 1-2। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तीसरी बात कर रखिए इनके मुख्य ऑक्सीकरण, ये प्लस D ब्लॉक एलिमेंट्स +3 +4 +5 और अधिकतम +8 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। इनकी मुख्य 0.5 +2 +4 +3 मुख्य होती है F ब्लॉक तत्व की। छोटे आकार के कारण जटिल प्रवृत्ति के होते हैं। इन D ब्लॉक एलिमेंट्स छोटे होते हैं परंतु ये जटिल प्रवृत्ति के होते हैं। बड़े आकार होने के कारण जटिल निर्माण नहीं कर पाते। ये बड़े आकार होता है ब्लॉक एलिमेंट्स का, लेंथेनाइट्स एक्टिनोइड्स उसमें आते हैं सारे। इनका बड़ा आकार होने के कारण जटिल निर्माण नहीं कर पाते हैं। ये उत्प्रेरकों की भांति उपयोग किए जाते हैं, उत्प्रेरक की भांति उपयोग किए जाते हैं। उत्प्रेरक कौन होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये उत्प्रेरक की तरह भांति कार्य किए जाते हैं, ये नहीं किए जाते। तो आपको अंतर समझ आएगा उनमें। आपको एक बार और अच्छे से देख लेना इनको। अब लेते हैं हम दोस्तों 24वां प्रश्न। दोस्तों 24वां प्रश्न कह रहा है, देखिए 24वां प्रश्न 2 पार्ट में दिया गया है, अथवा भी दिया गया। अथवा में बहुत ही आसान दिया गया। देखिए अथवा में कह रहा है हेनरी का नियम लिखिए और निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल, अंश और मोलरता। तो क्यों हम इनको ले लेते हैं अथवा वाले प्रश्नों को। और ये भी आसानी है। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 K पर इस विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। जबकि 2.57 × 10⁻³ वायुमंडल पर पाया गया प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का प्रकलन कीजिए। पहले आपको इसमें क्या करना है, पाई = NRT फॉर्मूला लगेगा प्रसारण दाब ज्ञात करने के लिए, और उसके पाई NRT। उसके बाद मोलरता, मोलर द्रव्यमान आपको निकाल देना है इसका, M = N/W के हिसाब से निकाल देना है। तो हम लेते हैं हेनरी का नियम लिखिए और निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए, मोल, अंश और मोलरता को। हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम कहता है दोस्तों, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या कहती है, गैस की द्रव्य विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के। चलो देखते हैं आंसर शीट इसकी, तब बताता हूँ आपको अच्छे से। तो दोस्तों हेनरी का नियम सामने है, देखो हेनरी का नियम सामने है। हेनरी का नियम क्या लिखा है, हेनरी ने गैसों में द्रव के विलेयता के संबंध में नियम दिया। बिल्कुल सही बात है, जिसने हेनरी का नियम कहते हैं। यदि
यदि कोई गैस विलयन बनाते समय रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो विलायक निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में घुलित गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही लिखा है। क्या कह रहा हूं मैं कि गैस की द्रव में जो विलेयता होगी दोस्तों, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में जो विलेयता होगी गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। एम इक्वल टू पी। के एच यहाँ हेनरी स्थिरांक है दोस्तों, के एच यहाँ हेनरी स्थिरांक है। के एच क्या है? हेनरी स्थिरांक। आपको सुनिए ना मेरी बात को अच्छे से। के एच यहाँ हेनरी स्थिरांक है। अब लेते हैं हम सेकेंड पार्ट इसका, जिसमें ये कह रहा है पदों को परिभाषित कीजिए मोल अंश और मोलरता को। तो कैसे परिभाषित करना है वो दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखते हैं, पहले हमने मोल अंश को ले लेते हैं। मोल अंश क्या है दोस्तों? मोल अंश की बात कर रहे हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल की संख्या के योगफल के बराबर होता है। इसे एक्स रे प्रदर्शित कहते हैं। क्या कह रहा हो कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित घटकों की संख्या के योगफल बराबर होता है। एक्स, इसका जो सूत्र निकाल के आता है ये आता है एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए जहाँ घटक ए के मोलों की संख्या, एन बी जो घटक बी के मोलों की संख्या है। तो आपको समझ आया होगा, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, ऐसे आपको मेन सूत्र लिख आना है और आपको उसको समझा देना है। अब लेते हैं दोस्तों खो इसका मोलरता लेते हैं। मोलरिटी क्या होती है? मोलरता देखिए, मोलरता होती है 1 लीटर विलियन में घुलित पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रतिशत कहते हैं। एम बराबर एन अपॉन वी, एन भार बट्टा अणुभार, डब्ल्यू अपॉन एम होता है। तो मोलरता भी काफ़ी आसान है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। मोलरता जो होती है 1 लीटर विलियन में घुलित पदार्थों के ग्राम मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। एम इक्वल्स टू एन अपॉन वी और एन इक्वल टू भार बट्टा अणुभार, डब्ल्यू अपॉन एम। अब दोस्तों लेते हैं 25वां प्रश्न और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 25वां प्रश्न आपके सामने है। हेलोजन परिवारों में गुणों में निम्न संबंध में क्रमिक परिवर्तन समझाइए। कह रहा है हेलोजन परिवार जो होता है वर्ग 17 के एलिमेंट्स में निम्न चीज समझाइए भैया हमें। आपसे दोस्तों ऐसे बोर्ड में वर्ग 16 के बारे में पूछ लेगा, वर्ग 15 के बारे में पूछ लेगा, तभी मैंने आपसे कहा कि पी ब्लॉक के तत्व के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना आप। वहां से पूरा देखो, यहाँ 3 नंबर का आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट से आया देखो। तो आपसे पहले पूछ रहा है इसमें आयनन ऊर्जा, दूसरी पूछ रहा है ऑक्सीकरण अवस्था, तीसरी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, आपको समझाना पूरा पेपर में देख सकते हैं। आयनन ऊर्जा मैं ऐसे कह रहा हूँ 17 के बारे में पूछ सकता है, 16 के बारे में पूछ सकता है, 15 के बारे में पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत वर्गों का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा को देखेंगे, फिर ऑक्सीकरण अवस्था को देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता को देखने वाले। तो चलिए दोस्तों आंसर शीट देखते हैं इनकी। तो दोस्तों प्रश्न 25 का उत्तर क आयनन ऊर्जा होती क्या है? हेलोजनों की आयनिक ऊर्जा अत्यंत उच्च होती है। हेलोजन मैंने कहा ना, हेलोजन परिवार की बात में कह रहा है, वर्ग 17 की बात कर रहा है, क्योंकि इनको अपने निकटतम गैस के अभिविन्यास को प्राप्त करने हेतु मात्र एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। मतलब ना अपने अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आकार घटने पर आयनन ऊर्जा के मान बढ़ते हैं क्योंकि नाभिक के आकर्षण बल बढ़ता है। इसके विपरीत कार्य करने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फ्लोरीन का आकार सबसे कम होता है, परंतु इसकी आयनन ऊर्जा सबसे सर्वाधिक होती है, देख सकते हैं। और सबसे विद्युत ऋण तत्व दोस्तों फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर ब्रोमीन, आप याद रखेंगे। मतलब इनको अष्टक पूरा करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऊर्जा का ज़्यादा स्थानांतरण करते हैं, ये कह रहे हैं इसमें। अब देखते हैं हम ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है। दोस्तों हेलोजन की विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा हेलोजन परिवार की होती है, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मक सबसे विद्युत ऋण तत्व है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन। ठीक है, तो हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता
सर्वाधिक होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 7 होते हैं अंतिम कक्षा में, एक चाहिए इनको, ले लेते हैं किसी से भी एक, अपने साथ नहीं देंगे किसी को, ये अपने साथ नहीं देते किसी को, एक लेते हैं भले ही। तो सही तो एक लेने में भलाई है, साथ देने में थोड़ा भलाई है। तो जैसे इसके बारे में फ्लोरीन के बारे में बताया गया, देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव -1 होती है, क्योंकि यह आवर्त सारणी का सबसे आधारिक, मैंने कहा नहीं इस पर वैद्युत रीडिंग सबसे खतरनाक है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, आपको याद रखने। शेष सभी एलोजन -1 +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को तब प्रदर्शित करते हैं जब ये अपने से अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करते हैं। मतलब अगर क्लोरीन से, ये कह रहा है अगर क्लोरीन से रिएक्टर बनाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, अगर रिएक्टर बनाएगा तब ये क्या दिखाएगा, प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, +1 +3 दिखाएगा। समझ सकता है मेरी बात, समझ रहे होंगे। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता आपने पढ़ चुके हो पे। इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम थोड़ा अनिश्चित होता है। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता होने वाले पश्चात फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी, और क्लोरीन की फिर ब्रोमीन से कम होगी, ब्रोमीन की आयोडीन से कम होगी। फ्लोरीन का परमाणु आकार क्लोरीन से कम होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने समय फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, परंतु क्लोरीन की आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता में सबसे आगे क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। समझ रहे मेरी बात आप, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, ये आपको ये देख लो दोस्तों, आपको ये याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों देखते हैं हम 26वां प्रश्न देखते हैं, आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। 26वां प्रश्न देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों 26वां प्रश्न, किण्वन क्या होता है, सिरे से एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त होता है, और 3 नंबर में पूछा गया दोस्तों, ये पूछा गया है 3 नंबर में दोस्तों, ये 3 नंबर में पूछा गया है, किण्वन क्या होता है। और दोस्तों ये बहुत कम पूछा जाता है, ये एक बार 2012 में देखा गया था, अब सीधा 19 में देखा गया, 7 साल का डिफरेंस है। तो ये बार 12 में देखा गया था, अब 2019 में देखा जा रहा है। तो करते हैं इसके सवाल, हम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आपको किसी भी प्रश्न में ज़्यादा लिख के नहीं आना है, लिमिट से लिख के आना, आप अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो देखते हैं इसकी आंसर शीट कैसे आपको लिख के आना है, चलिए। और दोस्तों देखिए 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, कोलराउस का नियम लिखिए, कितना आसान है, 1 नंबर में टिप्पणी कीजिए प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर। 27वां प्रश्न बहुत आसान है। 28वां कह रहा है शून्य कोटि के लिए समकृत वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। शून्य कोटि के लिए इस साल पूछा गया, तो एक शून्य कोटि, दूसरा एक दोस्तों प्रथम कोटि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। आप इन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिए साल भर। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत बहुत ही आसान है, आपको खाली परिभाषा चिपके आनी है। ये पार्ट 4 से पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया संघट्ट सिद्धांत। और ये जो न्यूमेरिकल है बड़े भयंकर होते हैं, जो आपके नीचे नीचे दिए गए ना, काफी बच्चों को समझ नहीं आते वाला। स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन आंकड़े प्राप्त हुए हैं, वेग इस तरह की गणना कीजिए। आपको आएगा नहीं इसको करना, प्रैक्टिस वाला बच्चा ही कर पाएगा, लेकिन आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत को। तो चलते हैं हम अपने 26वें प्रश्न पर। 26वें प्रश्न पर चलते हैं हम। किण्वन क्या होता है, सिरे से एथिल अल्कोहल पर कृपा करेंगे। किण्वन नाम से ही स्पष्ट होगा, किण्वन क्या होता है, चलिए। तो दोस्तों आप देखिए प्रश्न 26 का उत्तर आपके सामने है। किण्वन, आपको बस इतना नहीं लिख के आना जितने इसमें लिखा है हमने, इतना नहीं लिख के आना है। आपको मेन बता देता हूँ किण्वन होता क्या है, बस सुनिए मेरी बात। अब बड़े आकार के जटिल कार्बनिक यौगिक को एंजाइमों के उत्प्रेरक प्रभाव के कारण छोटे सरल अणुओं में मंद अपघटित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। मतलब बड़े जटिल एंजाइम को उत्प्रेरकीय प्रभाव के कारण छोटे सरल अणुओं में मंद अपघटित करने के लिए किण्वन किया जाता है। जैसे सीरा किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है इसमें आप पढ़ेंगे, एंजाइम जटिल नाइट्रोजनिक युक्त पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइमों की अनुपस्थिति में हमारे शरीर की अभिक्रियाएं बहुत मंद हो जाती हैं। अगर हमारे शरीर में एंजाइम नहीं होंगे तो हमारे पता भोजन को पचने में 50 वर्ष लग जाएंगे। ये भी याद रखिए, अगर एंजाइम नहीं होंगे हमारे पेट में, हम भोजन खाएंगे उसे पचने में कम से कम 50 वर्ष लग जाएंगे, अगर एंजाइम नहीं होंगे हमारे शरीर में। तो एंजाइम का इतना कार्य है।
सिरे से एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा? देखो, उद्योगों में शर्करा से चीनी बनाने समय बड़ी मात्रा में सिरा बच जाता है, जिससे चीनी बनाना जटिल, प्रकम तथा खर्चीला होता है। अतः इससे उद्योगों में एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। सर्वप्रथम सिरे को 10% तक तनु करके सांद्रता को घटा देते हैं। तत्पश्चात इसमें कुछ अमोनियम लवण मिलाते हैं। इसमें H2SO4 को मिलाया जाता है ताकि इसमें कोई हानिकारक जीवाणु उत्पन्न न हो, परंतु H2SO4 की अतिरिक्त मात्रा नहीं मिलाई जाती, क्योंकि अधिक मात्रा में मिलाने पर आवश्यक जीवाणु की वृद्धि रुक सकती है। इसके पश्चात इसमें यीस्ट मिलाकर विलियन 35 डिग्री तापमान में रख देते हैं। यीस्ट में उपस्थित एंजाइम सिरे को एथिल अल्कोहल बना देते हैं। दोस्तों, आपको मेन याद रखना रासायनिक समीकरण। सुक्रोज यानी चीनी को हम जल और इन्वर्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा हिंदी नहीं लिख के आनी, वहाँ मेन आप रासायनिक समीकरण लिख के आ जाना। वहाँ आपको चीनी का सूत्र याद रखना है। आपको C12H22O11 प्लस जल, और इसकी रिएक्शन कराने आपको इन्वर्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उसके बाद आपने ग्लूकोज को लेना है, ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है आपको जाइमेज से, उससे मिलेगा आपको एथिल अल्कोहल, जिसे सीरा भी कहते हैं। ठीक है, यह प्राप्त एथिल अल्कोहल आपको मेन याद रखनी रिएक्शन है। मेन आप रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा। यह प्राप्त एथिल अल्कोहल 8 से 10% शुद्ध होता है। इसका आसवन करके इसमें 95% तक शुद्ध किया जाता है, जिससे परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा। आपको मेन ध्यान रखना है रिएक्शन पर। ये रिएक्शन आपको अच्छे से देख लेनी है। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है बस, कि हमने किया क्या। सुक्रोज लिया, सुक्रोज को जल और इन्वर्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया। और ग्लूकोज को लेंगे हम, ग्लूकोज की रिएक्शन हम जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे, जिससे हमें एथिल अल्कोहल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। ठीक हो गया, आपको ये याद रखने ने। अब लेते हैं दोस्तों हम 27वां प्रश्न। कोलराउस का नियम और टिप्पणी करते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पर और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर। चलिए, तो 27वां प्रश्न क्या है? कोलराउस का नियम लिखिए और निम्न पर टिप्पणी कीजिए। लिखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर। चलिए दोस्तों, बताता हूँ उसको फटाफट आंसर आपको मैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो को पूरी वॉच कीजिए आप, आपको तभी समझ आएगा कि हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। चलिए दोस्तों, कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम अपने प्रयोगों में कोलराउस ने पाया कि प्रत्येक आयन विलयन की अनंत अनुता पर मोलर प्लस चालकता में निश्चित योगदान देता है, जो आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अतः उन्होंने नियम दिया कि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में अनंत अनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता में उपस्थित तथा धनायन तथा ऋणायन की चालकता के योगफल के बराबर होता है। यदि प्रत्येक चालकता पद को वैद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत संख्या से गुणा किया जाए तो हमको क्या मिलेगा? लैम्डा एम अनंत प्लस म्यू लैम्डा प्लस अनंत प्लस न्यू लैम्डा माइनस अनंत मिलेगा। आपको ये याद कर लेना है, आपको इस नियम को रट लेना है। उसने क्या कहा कि अनंत तरुणता पर, कोलराउस ने कहा अनंत तरुणता पर किसी विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन में ऋणायन केंद्र के योग के बराबर होती है। आपको इतना लंबा चौड़ा ना याद कर करके, जितना मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ आपको याद कर लेना है। आपको याद कर लेना है अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता उसके धन आयन और ऋण आयनों के केंद्र के योग के बराबर होती है। और आपको ये सूत्र याद कर लेना है, लिख के आ जाना अगर कोलराउस का नियम आता है तो अब लेते हैं हम इसका खौपाठ प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य को। चलिए दोस्तों, प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या कह रहे हैं आपको? दोस्तों, आपको ध्यान रखना जितना ये, आपको बस प्रबल वैद्युत अपघट्य में इतना पढ़ लेना है, नीचे का कोई ज़रूरत नहीं पढ़नी ज़्यादा तरीके से। प्रबल विद्युत अपघट्य हुए। अब मेरी बात सुनिए, प्रबल वो होंगे जो अच्छे से विद्युत का चालन करेंगे। प्रबल वैद्युत अपघट्य वो होंगे जो अच्छे से विद्युत का चालन करेंगे, वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे। या जो अच्छे से आयनों के रूप में विभक्त हो जाए, जो अच्छे से आयन के रूप में टूट जाए, जो वो होंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो इसने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए इनको। और तो चलो,
पढ़ लेते हैं इसको हम। प्रबल वैद्युत अपघट्य वे वैद्युत अपघट्य होते हैं जिनकी विलयनों में आयनों का सांद्रण अत्यधिक होता है तथा जो सुगमता से अधिक मात्रा में वैद्युत चालन करते हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपसे। आप कह सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो अच्छे से आयनों के रूप में टूटते हों या अच्छे से विद्युत का चालन करते हैं। उदाहरण के लिए H2SO4, H2SO4, HCl इत्यादि। आप ध्यान रखिएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो आयनों के रूप में अच्छे टूट जाएं या विद्युत का चालन अच्छे से करें, बस वही होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य, और कुछ नहीं होते। अब देखते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य खो पाठ इसका। देखो जैसे प्रबल मैंने बता दिया कि जो आयनों के रूप में टूट रहे हैं अच्छे से, जिनका विद्युत का चालन अच्छे से हो रहा है, वो तो हो गए प्रबल। अब दुर्बल इसके विपरीत हो जाएगा कि जो आयनों के रूप में अच्छे से नहीं टूट रहे हैं और जिनका विद्युत चालन अच्छे से नहीं हो पाता, वो कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसके विपरीत और उसके विपरीत, प्रबल में अच्छे चालन होता है, आयन अच्छे टूटते हैं, विद्युत का चालन बहुत ही अच्छे से करता है, तो प्रबल। और ये दुर्बल, उदाहरण के लिए CH3CONA, NH4Cl इत्यादि। उसके विपरीत होगा दोस्तों, ये आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू की बातें। तो चलिए अब देखते हैं 28वां प्रश्न। चलिए तो बच्चों 28वां प्रश्न कह रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समकलित वेग समीकरण वेग की व्युत्पत्ति कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ 2019 में पूछा गया शून्य कोटि के लिए, तो गारंटी है कि ये 24 में पूछ जाए। 24 में पूछ ले, शून्य कोटि या प्रथम कोटि, आपको तैयार कर लेना है। दो ही हैं, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। दो बार आप लिख कर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आराम से आप कर पाएंगे। आपके 3 नंबर यहाँ तैयार हो जाते हैं। और एक रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, ये आपको बता देता हूँ मैं। फिर लेंगे हम अथवा वाला पोर्शन नहीं करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अथवा वाला पोर्शन हम नहीं करेंगे, हम करेंगे इसका क और ख पाठ 28वां का। तो चलिए करते हैं, इसके आंसर आपको बताता हूँ मैं। और कितना लिख के आना उतने बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। दोस्तों ये रहा 28 प्रश्न का उत्तर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समकलित वेग समीकरण। तो आपको क्या लिखा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, जिनकी सांद्रता कितनी 0 होती है उन पर निर्भर नहीं करता। इसकी उत्पत्ति क्या करेंगे हम, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण के समानुपाती होता है। तो उसमें लिखा क्या है, अतः d-da/dt समानुपाती है सांद्रता 1 है। तो यहाँ पे ये हटेगा, तो यहाँ पे एक क्या आएगा, स्थिरांक। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, स्थिरांक। देखो क्या यहाँ वेग स्थिरांक हो गया। अब क्या कर दिया ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। समझ रहे हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दिया, तिरछे गुणा कर दिया इसको, के टी टी हम गुणा कर दिया, इधर आ गया। ठीक है, माइनस के डी टी है, के डी टी हो गया, माइनस डी है, के डी टी है हो गया। और ए का सांद्रण होता है 1, 1 की घात 0 मतलब 1। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों हम समाकलन करेंगे। समाकलन चार का होता है, आचार का नहीं। ठीक हो गया, समाकलन चारों का होता है, आचार का नहीं होता। आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को दिक्कत आएगी है। समाकलन चार का होता है, आचार का नहीं। तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे, डी का समाकलन करेंगे, माइनस से अंदर आएगा, यहाँ से टी बाहर आएगा, के टी बाहर आएगा, प्लस आई। आई यहाँ जो है समाकलन गुणांक है, स्थिरांक। आई यहाँ समाकलन, देखो क्या क्या, डी ए का माइनस ए निकल गया बाहर, के टी निकल गया, प्लस आई। अब टी बराबर 0 रखने पर और ए बराबर ए नॉट रखने पर, टी बराबर यहाँ रख दिया हमने 0 और ए बराबर ए नॉट रख दिया। ठीक है, इसके सांद्रता ए नॉट रख दी। ठीक है, उसके बाद चलिए अब करते हैं क्या है, टी बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो गया, के से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया खाली बच, और यहाँ ए नॉट रख दिया, माइनस के ए नॉट। तो आई इक्वस टू माइनस, समझ रहे मेरी बात। अब के का मान हमें 0 रखा, टी की जगह 0 रखा तो 0 हो गया पूरा मान, और आई इक्वस टू माइनस ए के बराबर हो जाएगा। अब आई का मान हमने समीकरण 1 मान रखी, कहीं ऊपर देख सकते हैं हम, समीकरण 1 मान रखिए इसको, तो यहाँ रखेंगे हम आई का मान, आई की जगह ए नॉट रख देंगे हम। आई की जगह ए नॉट रखने पर के टी इधर लेंगे, और उसके बाद करेंगे टी बराबर हो जाएगा हाफ 1/k ए नॉट माइनस ए, और के बराबर अंततः आ जाएगा 1/t। और ये समय के लिए हो जाएगा दोस्तों, ये समय के लिए, ये वेग के लिए निकाल रखे हैं फॉर्मूले। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान कंस टाइम की घात -1 होती है। तो
आपको अगर ये समझ नहीं आया तो आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं प्रथम कोटि और शून्य कोटि के लिए। अपनी तरफ से बोर्ड में आया, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं। अब लेते हैं 29वां प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है? शीर्ष कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए और प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की विधि। और उसके अथवा में दिया गया है अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि क्या होती है, सचित्र वर्णन कीजिए और फास्फोरस के 2 ऑक्सो अम्लों और सूत्र के नाम लिखिए। तो अथवा वाला बहुत ही आसान दिया गया, हम ऊपर वाला नहीं करेंगे, हम अथवा लेंगे। औद्योगिक अमोनिया बनाने की हैबर विधि की बात कर रहा है। हैबर विधि आपको याद रट लेनी है, ये भी हर साल हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैबर। और आपको शीर्ष कक्ष विधि द्वारा भी तैयार कर लेना, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर शीट हम हैबर विधि द्वारा। 29वां प्रश्न, इसका 30वां प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 30वें प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप। अमोनिया निर्माण का हैबर प्रक्रम। पहले चित्र देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। चित्र देख सकते हैं आप, ये अमोनिया निर्माण का हैबर प्रक्रम। देखो ये क्या है, परिसंचारी पंप, उत्प्रेरक कक्ष, शीतलन कक्ष और एक चक्की लगी हुई। तो पढ़ेंगे आप N2H2 को डाला हमने। अमोनिया का नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्वारा निर्माण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा निकलती है। आता है N2+3H2 2NH3 प्लस 24,000 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। सुनिए, आपको याद रखना है N2+3H2 गिव्स 2NH3 और 24,000 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अतः लास्ट शताब्दी के नियम के अनुसार यह एक ऊष्मक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तथा अधिकतम अमोनिया का निर्माण कम ताप तथा उच्च दाब पर ही संपन्न हो पाएगा। मतलब कम ताप और उच्च दाब चाहिए आपको। अतः इस अभिक्रिया के लिए अनुकूलन तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेयर होता है। प्रयुक्त उत्प्रेरक फेरस और उत्प्रेरक वर्धक लेंगे मोलिब्डेनम एमो। अमोनिया निर्माण के लिए हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन आपको याद रखना है। उत्प्रेरक कौन कौन से लिए हमने और वर्धक कौन कौन से लिए, और ताप और दाब आपको याद कर लेना है। ताप और दाब आपको याद कर लेना है। अमोनिया निर्माण के लिए हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस को एक निश्चित अनुपात 3:1 में आपको दोस्तों 3 अनुपात लेना है नाइट्रोजन का और 1 अनुपात लेना हाइड्रोजन का। तो में लिया जाता है, जहां एक पंप के द्वारा इसे उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं उत्प्रेरक कक्ष भी है, ये उत्प्रेरक कक्ष यहाँ से पहुंचाया गया इसको। और तापमान 500 डिग्री तक होता है। अतः इसका दाब अत्यधिक होता है जिसके कारण अमोनिया का निर्माण होता है। यह गैस शीतलन कक्ष में ठंडी होने के लिए चली जाती है तथा शेष बची हुई नाइट्रोजन तथा अमोनिया परिसंचारी पंप द्वारा पुनः प्रारंभिक पाइप में आ जाते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा निकलती है और इस प्रकार अमोनिया का निर्माण होता है। N2+3H2 आपको इसको याद रखना है। ये जो मेन बात है ना, ये मेन रिएक्शन आपको मैंने ऊपर बता चुका हूँ। N2+3H2 गिव्स Fe और MO 2NH3 प्लस 24,000 ऊर्जा कैलोरी मुक्त होती है। अमोनिया के गुण क्या क्या है? अमोनिया अत्यधिक दुर्गंध वाली गैस है। इसका प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में टॉलिन अभिक्रमक के लिए बनाया जाता है। अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और दोस्तों लेते हैं इसका ख पार्ट, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। तो दोस्तों फास्फोरस के 2 ऑक्सो अम्ल कौन से हो गए? ऑर्थोफास्फोरस अम्ल H3O4 संयुक्ता 3 होती है इसकी, और आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4 प्लस 5 संयुक्ता होती है। अब दोस्तों लेते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न एक 4 से 5 में 5 अंक में पूछा जाता है अंतिम प्रश्न बोर्ड में। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब दोस्तों चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न लेते हैं आज के दिन का। इसके बाद 2018 का पेपर देखने वाले केमिस्ट्री का बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर आया था वो भी। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी 2018 बोर्ड पे आएगी। तो चलते हैं दोस्तों। जो 30वां प्रश्न होता है उत्तराखंड बोर्ड में ऊट पटांग से होता है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है। अंतिम प्रश्न हर साल ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है। ये थोड़ा अलग से होता है, ये 4 नंबर रखता है आपके वेटेज। अंतिम क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा। या तो आपको ऐसा दे देगा एक कार्बनिक यौगिक अणुसूत्र वाला टॉलिन प्रशिक्षण नहीं देता, अब चयन करने पर यौगिक बी C3H8O बनाता है, BHBr से अभिक्रिया करके ब्रोमाइड C बनाता है, जो अल्कोहलिक की वजह से अभिक्रिया किए जाने पर एल्किन C3H
C3H6 बनाता है ABCD की पहचान की, ऐसा पूछ लेगा। या तो अथवा में आपसे पूछ लेगा ऐसे कि निम्नलिखित हो के IUPAC नाम पद्धति में लिखिए। इसका और ख पार्ट है, इसका अथवा में क्या पूछ लिया इसने, अथवा में पूछ लिया कि क्या कैल्शियम एथेनोएट को शुष्क आश्रित करते हैं, समझाइए कि एसिड एल्डिहाइड एल्डोहल संघनन देता है, फार्मल एल्डिहाइड नहीं। और तीन ये पूछ रहे हैं दोस्तों। हम देखेंगे अथवा पार्ट इसका, हम ऊपर वाला नहीं देखेंगे, ऊपर वाला काफ़ी टफ होते हैं और समझ में नहीं आते हैं, ऊपर वाले थोड़ा टफ से होते हैं, क्योंकि IUPAC नाम तो कर लेंगे हम, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो उसका अथवा वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ 2 रिएक्शन पूछे गए हैं, आराम से हो जाएंगे हमसे और उनको बनाने भी देंगे। तो चलते हैं इसकी आंसर शीट की ओर। दोस्तों प्रश्न 30 ही कर रखा है, 30 का हम 30 वाला देखेंगे हम कि कार्बनिक टॉलिन प्रशिक्षण वाला ऊपर 30 का हम क पार्ट देखेंगे, अथवा वाला पार्ट नहीं देखेंगे। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, अथवा वाला पार्ट नहीं देखेंगे हम, सॉरी दोस्तों। हम देखेंगे मेन पार्ट, मेन क्वेश्चन देखने वाले, लेकिन थोड़ा ऊट पटांग से होते हैं क्वेश्चन, समझ सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को समझ आएंगे जो ऑर्गेनिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ये तो कभी ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा। तो चलिए, तो यौगिक ए जो टॉलिन प्रशिक्षण नहीं देता, अर्थात यह कोई एल्डिहाइड नहीं अपितु कीटोन है। आपको याद रखना है कि टॉलिन प्रशिक्षण एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई नहीं देता, एल्डिहाइड भी नहीं देता टॉलिन प्रशिक्षण और कीटोन भी नहीं देता। अतः यौगिक ए की संरचना निम्नवत होगी। यौगिक ए की संरचना यौगिक ए का नाम होगा एसीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन मिला के मिलते हैं एसीटोन। तो CH3 C11O CH3 रिडक्शन होगा CH3 CHOH CH3 रिडक्शन होगा इसका HBrH2O से रिएक्शन करता है यौगिक C, जिसे बन गया, और एल्कोहलिक कैसे रिएक्शन करता है, D बन गया। यौगिक ए टॉलिन अभिकर्मक है, जो अपचयित करता है वह कीटोन है, और यह अपचयित होकर यौगिक बी देता है, जिसका नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। इसके पश्चात यह HBr के साथ क्रिया करके 2 ब्रोमो प्रोपेन देता है। यह यौगिक एल्कोहलिक केवल के साथ अभिक्रिया करके अंत में प्रोपेन 1 इन बनाता है, 1 डैश इन बनाता है। तो दोस्तों यौगिक ए क्या निकला, एसीटोन। यौगिक 2 क्या निकला हमारा, बी क्या निकला, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। यौगिक सी क्या निकला, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और यौगिक डी निकला ब्रोमो 1 डैश इन, प्रोप 1 डैश इन, सॉरी। आप देखते हैं IUPAC नाम इनके। तो आपको पहला दिया है CH3 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 CH CH3 CH2 CH2 CHO। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 4 डैश मेथिल प्रोपेनिल, 4 डैश मेथिल प्रोपेनिल। जो सेकेंड दिया आपको CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 C11O CH3, इसका नाम हो जाएगा 3,3-5 ट्राई मेथिल हेक्सेन 2 ओन। तो आप समझ सकते हैं IUPAC नाम में दोस्तों प्रैक्टिस से आती है, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो प्रैक्टिस से आते हैं, ये ऐसे नहीं आते किसी को समझ। मैंने बोला कि आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से देखने पड़ेंगे आपको, रिपीटेड होता है ये भी। IUPAC नाम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। और दोस्तों आज वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप 2018 केमिस्ट्री का पेपर लेकर आऊँगा आपके लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए मैं, तो एक छोटा सा लाइक बनता है दोस्तों, और कमेंट भी बनता है छोटा सा, आपको कैसी लगी वीडियो। आपको मैंने जो भी आप लिख दीजिएगा बस कि सर यहाँ से समझ नहीं आया, वहाँ से समझ नहीं आया हमको। और दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाते। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें, बस सारी चीज़ आपको मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेंगे दोस्तों। वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।